हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रिश्वत मांगने के आरोपी एक लोक सेवक को अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के फैसले को बरकरार रखा। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों में न्याय प्रणाली में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए अदालतों को अग्रिम जमानत देते समय सावधानी बरतनी चाहिए। इसने इस बात पर जोर दिया कि अग्रिम जमानत केवल असाधारण मामलों में दी जानी चाहिए, जहां झूठे आरोप या तुच्छ आरोपों का प्रथम दृष्टया संकेत हो। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने कहा, आरोपी की स्वतंत्रता के प्रति अत्यधिक सहानुभूति कभी कभी सार्वजनिक न्याय के उद्देश्य को पराजित कर सकती है। कोर्ट ने आरोपी के इस तर्क को खारिज कर दिया कि हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता न होने पर अग्रिम जमानत देने से इनकार करना संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। इसके बजाय मध्य प्रदेश राज्य के मामले का संदर्भ लेते हुए और अन्य बनाम रामकिशन बल्थिया और अन्य AIR 1995 SC 1198 में न्यायालय ने फैसला सुनाया कि अग्रिम जमानत देना अधिकार का मामला नहीं है और इसे तभी दिया जाना चाहिए जब न्यायालय को प्रथम दृष्टया यह विश्वास हो कि आरोपी को झूठा फंसाया गया है या आरोप निराधार है। भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराध में अग्रिम जमानत देने के मापदंडों को संतुष्ट किया जाना आवश्यक है। अग्रिम जमानत केवल असाधारण परिस्थितियों में दी जा सकती है, जहां न्यायालय को प्रथम दृष्टया ये लगता है कि आवेदक को अपराध में झूठा फंसाया गया है या आरोप राजनीति से प्रेरित है या निराधार है। जहां तक मामले का सवाल है, यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता आरोपी द्वारा अग्रिम जमानत देने के लिए कोई असाधारण परिस्थिति बनाई गई है और अभियोजन पक्ष में कोई भी लापरवाही नहीं है, न्यायालय ने कहा। इसके अलावा न्यायालय ने भ्रष्टाचार मुक्त समाज बनाने के लिए आरोपी को स्वतंत्रता से वंचित करने का समर्थन करते हुए कहा कि यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए आरोपी की स्वतंत्रता से वंचित करना आवश्यक है, तो न्यायालयों को ऐसा करने में संकोच नहीं करना चाहिए। यदि भ्रष्टाचार मुक्त समाज सुनिश्चित करने के लिए किसी अभियुक्त को स्वतंत्रता से वंचित किया जाना है, तो न्यायालयों को ऐसी स्वतंत्रता से इनकार करने में संकोच नहीं करना चाहिए। जहां पूर्वोक्त प्रकृति के भारी विचारों के कारण अग्रिम जमानत से इनकार करना आवश्यक हो, वहां इसे अस्वीकार किया जाना चाहिए। ये कहना बिल्कुल अलग बात है कि एक बार जांच पूरी हो जाने और आरोप पत्र दाखिल हो जाने के बाद न्यायालय भ्रष्टाचार में लिप्त होने के आरोपी लोक सेवक को नियमित जमानत देने पर विचार कर सकता है, न्यायालय ने टिप्पणी की। रामकिशन बल्थिया के मामले में न्यायालय ने माना कि अग्रिम जमानत अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार का अभिन्न अंग नहीं है और भ्रष्टाचार जैसे गंभीर अपराधों से जुड़े मामलों में इसे अस्वीकार किया जा सकता है। हमें ये तर्क स्वीकार करना कठिन लगता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 अनुच्छेद 21 का अभिन्न अंग है। सबसे पहले पुरानी दंड प्रक्रिया संहिता में धारा 438 के समान कोई प्रावधान नहीं था। साथ ही अग्रिम जमानत अधिकार के रूप में नहीं दी जा सकती। यह अनिवार्य रूप से संविधान के लागू होने के बहुत बाद दिया गया एक वैधानिक अधिकार है। इसे संविधान के अनुच्छेद 21 का एक अनिवार्य घटक नहीं माना जा सकता है और अपराधों की एक निश्चित विशेष श्रेणी पर इसका लागू न होना अनुच्छेद 21 का उल्लंघन नहीं माना जा सकता है, न्यायालय ने रामकिशन बल्थिया के मामले में टिप्पणी की। तारांकन पृष्ठभूमि। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और आर महादेवन की पीठ ने सरकार के साथ ऑडिट इंस्पेक्टर के रूप में कार्यरत एक लोक सेवक द्वारा दायर आपराधिक SLP पर सुनवाई की। याचिकाकर्ता पर शिकायतकर्ता की पत्नी के ग्राम पंचायत के सरपंच के रूप में कार्यकाल के दौरान किए गए विकास कार्यों से संबंधित ऑडिट के संबंध में अवैध रूप से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया था। सह आरोपी को याचिकाकर्ता की ओर से रिश्वत लेते हुए कथित तौर पर रंगे हाथों पकड़ा गया था। रिश्वत की मांग की पुष्टि एक ऑडियो रिकॉर्डिंग से हुई, जिसमें याचिकाकर्ता को सह आरोपी को रिश्वत की राशि किसी तीसरे पक्ष को हस्तांतरित करने का निर्देश देते हुए सुना गया। याचिकाकर्ता ने अग्रिम जमानत की मांग की, जिसे पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने अस्वीकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। अपराध भ्रष्टाचार की गंभीरता और ऐसे मामलों में सख्त न्यायिक कार्रवाई की आवश्यकता को देखते हुए न्यायालय ने मणिपुंज सेवा संस्थान में चातुर्मास हेतु विराजित महाश्रमणी गुरुमाता महासती श्री पुष्पवती जी माताजी मारासा आदि थाना 7 के परम सानिध्य में प्रवचन, प्रतिक्रमण, बल संस्कार शिविर का आयोजन हो रहा है एवं धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं एवं बालक बालिकाएं उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। धर्मसभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या डॉक्टर श्री राजमती जी मारासा ने फरमाया कि जिंदगी को सुखपूर्वक व आनंद के साथ व्यतीत करने के लिए यह जरूरी है कि कुव्यसनी लोगों से बचा जाए।
जो मांस भक्षण करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, शिकार करते हैं, चोरी करते हैं, ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखना भी अपने चित्त को पवित्र रखने की साधना है। कुव्यसनी लोगों से कभी नफरत मत करना बल्कि मन से संपर्क कट रखिए। उसने कभी प्रभावित मत होइए। कई बार ऐसी परिस्थितियां सामने आती हैं कि अपने घर परिवार में ही पति, पुत्र, भाई, चाचा, ताऊ अथवा अन्य कोई निकट के संबंधी में ही कोई कुव्यसन होता है, तब उनसे दूरी कैसे संभव है। ऐसे हालात में खुद की रक्षा यानी उन कुव्यसनों से स्वयं की दूरी के साथ साथ ऐसा प्रयत्न करना चाहिए जिससे कुव्यसनी व्यक्ति भी एक दिन नसीहत पा सके। जिंदगी का सफर बहुत लंबा व संघर्षपूर्ण होता है, इसलिए निराश होने की जरूरत नहीं। कुव्यसनी को सन्मार्ग दिखाने का प्रयत्न करें। धर्मात्मा तो घोर पापी को भी अच्छा इंसान बनाने का पुरुषार्थ करता है, इसी से संसार पावन रह पाएगा। साध्वी डॉक्टर श्री राजलक्ष्मी जी महारासा ने फरमाया कि क्रोध से व्यक्ति के सद्गुण नष्ट होने लग जाते हैं, मात्र इस एक पाप के कारण पूरा कुल व खानदान तक नष्ट होते रहे हैं। आज चारों तरफ क्रोध की अग्नि धधक रही है और आदमी उसमें जलकर भस्म हो रहे हैं। जब व्यक्ति आवेग में आता है तब वह क्रोध की अग्नि में धधकता है। वचन इतने क्रूर व कर्कश होने लगते हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं रहता। क्रोध पर नियंत्रण करना शांति में जीवन जीना तप साधना से कम नहीं। साध्वी डॉक्टर श्री राजरिद्धि जी महारासा ने कहा कि दुर्भावना, दुर्वचन और दुर्व्यवहार से व्यक्ति अपने आत्मिक गुणों की हानि कर लेता है। तपस्या, स्वाध्याय और ध्यान इन तीनों के समन्वय से सरलता, दया और अनुकंपा बढ़ जाती है और निर्वाण पथ पर सुगमता से बढ़ सकते हैं। संघ में आयंबिल तप की श्रृंखला जारी है एवं एक श्राविका के आज 13 उपवास के प्रत्याख्यान हुए। 25 जुलाई 2025 को आचार्य आनंद ऋषि जी महारासा की जन्म जयंती पर आचार्य श्री के 36 गुण विषय पर धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। संघ संरक्षक, अध्यक्ष एवं समस्त कार्यकारिणी चातुर्मास में धार्मिक गतिविधियों को सुचारू रूप से आयोजित करवाने का प्रयास कर रहे हैं। विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन की पूर्व संध्या पर सोमवार को होने वाली भजन संध्या में चंडीगढ़ के प्रसिद्ध भजन सम्राट कन्हैया मित्तल बाबा श्याम के भजनों की प्रस्तुति देंगे। इसके लिए जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में विशाल पांडाल तैयार किया गया है। पांडाल को पूरी तरह एयर कंडीशन बनाया गया है। भजन संध्या में करीब 20,000 लोगों के आने की उम्मीद है। भजन संध्या के दौरान बाबा श्याम का अलौकिक दरबार सजाया जाएगा। पांडाल में इत्र और पुष्पवर्षा की जाएगी। आयोजन को लेकर श्री श्याम मित्र सेवा समिति और पोकीनाड़ी बालाजी मंदिर कमेटी के पदाधिकारी मंदिर को फूलों से सजा रहे हैं। बाबा श्याम का श्रृंगार कोलकाता के फूलों से किया जाएगा। भजन संध्या में जयपुर, अजमेर, टोंक, भीलवाड़ा, मालपुरा, नसीराबाद, विजयनगर, गुलाबपुरा, शाहपुरा, देवली, जहाजपुरा, सरवाड़, सावर सहित कई गांवों से श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। आयोजन स्थल पर एडीएम चंद्रशेखर भंडारी, एएसपी शिवराज मलमीना, एसडीएम सुभाष हेमानी, डीएसपी हर्षित शर्मा, तहसीलदार बंटी राजपूत, आयुक्त मनोज कुमार मीना और भाजपा मंडल अध्यक्ष हितेश जैन व्यवस्थाओं का जायजा ले चुके हैं। सीएम की सभा कल कृषि उपज मंडी में होगी। सचिव अश्विनी शर्मा ने बताया कि विधायक शत्रुघ्न गौतम के जन्मदिन पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंगलवार को केकड़ी आएंगे। वे अजमेर रोड स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में हेलीकॉप्टर से उतरेंगे। वहां से कार द्वारा जयपुर रोड स्थित कृषि उपज मंडी परिसर पहुंचेंगे। सभा स्थल पर जनसभा को संबोधित करेंगे। सभा स्थल के पास लगे रक्तदान शिविर का अवलोकन भी करेंगे। मुख्यमंत्री केकड़ी विधानसभा क्षेत्र में 1,000 करोड़ से अधिक की लागत के विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। सार्वजनिक निर्माण विभाग के 7 कार्यों के लिए 207.90 करोड़ रुपए, जलदाय विभाग के 3 कार्यों के लिए 1013.51 करोड़ रुपए, नगर पालिका केकड़ी के 2 कार्यों के लिए 191.67 लाख रुपए और नगर पालिका सरवाड़ के 10 कार्यों के लिए 320.89 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं। इनका शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। इसके अलावा सार्वजनिक निर्माण विभाग के 2 कार्यों के लिए 1097.70 लाख रुपए और नगर पालिका केकड़ी के 2 कार्यों के लिए 438.22 लाख रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण भी मुख्यमंत्री करेंगे। विधायक शत्रुघ्न गौतम और प्रशासनिक अधिकारियों ने हेलीपैड, सभास्थल और रक्तदान पांडाल का अवलोकन कर दिशा निर्देश दिए। जिला एवं सेशन न्यायालय परिसर में स्थित न्यायेश्वर महादेव मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी सहस्त्रधारा का धार्मिक आयोजन बड़े ही उत्साह से किया गया।
जिला बार एसोसिएशन के महासचिव दीपक गुप्ता ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के सहस्त्रधारा का आयोजन हर वर्ष की भांति उत्साह व उल्लास के साथ किया गया। सहस्त्रधारा का कार्यक्रम बार एसोसिएशन अजमेर के समस्त पदाधिकारियों व न्यायिक परिवार के सामूहिक सहयोग से श्रावण मास की चौथ को 3 पंडितों के द्वारा धार्मिक पूजा पाठ व विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ किया गया। इससे पूर्व कांवड़ लेकर आए अधिवक्ताओं का अभिनंदन कर उन्हें शुभकामनाएं दी गई। कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर बार अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, उपाध्यक्ष डॉक्टर गगन वर्मा शर्मा, महासचिव दीपक गुप्ता ने विधि विधान के साथ 3 पंडितों के सानिध्य में पूजन कर मंगलाचरण से कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सहस्त्रधारा कार्यक्रम न्यायेश्वर मंदिर में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ हुआ, जो सायं 5 बजे तक चलता रहा। सहस्त्रधारा के तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा को विभिन्न पुष्पों के द्वारा मनमोहक श्रृंगार किया गया। तत्पश्चात भगवान भोलेनाथ की महाआरती की गई व शाम को न्यायालय परिसर में ही भोजन प्रसाद वितरण किया गया, जिसमें न्यायिक परिवार के सभी सदस्यों ने भाग लिया। सहस्त्रधारा के कार्यक्रम में जिला बार के सदस्यों के अलावा ब्यावर, केकड़ी, किशनगढ़ के अधिवक्ताओं ने भी भाग लिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व महासचिव दीपक गुप्ता ने न्यायिक अधिकारियों का माल्यार्पण कर पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस अवसर पर अजमेर बार के अधिवक्ताओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस अवसर पर बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत, पूर्व अध्यक्ष चंद्रभान सिंह राठौड़, उपाध्यक्ष गगन वर्मा, सचिव दीपक गुप्ता, केकड़ी बार अध्यक्ष मनोज आहूजा, कोषाध्यक्ष भवानी मीना सहित बाबूलाल शर्मा, चंद्रशेखर उजीरपरिया, योगेंद्र सिंह, लक्ष्मण जी, योगेश जी सुरोलिया आदि सहित बड़ी संख्या में अधिवक्तागण व न्यायिक अधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के आह्वान पर शुक्रवार 18 जुलाई से प्रदेश की अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायिक कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर चल रहे हैं। इसी क्रम में सोमवार को भी सेशन न्यायालय अजमेर के सभी न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे, जिसके चलते न्यायालयों में कोई भी काम नहीं हो सका तथा न्यायालय द्वारा सभी मुकदमों में कॉमन डेट जारी की। संघ के जिला अध्यक्ष शंकर सिंह ने बताया, प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में पदस्थापित सामान्य संवर्ग और आशुलिपिक संवर्ग का कैडर पुनर्गठन राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 25 मई 2022 व 4 अक्टूबर 2022 के परिप्रेक्ष्य में किया जाना है। उक्त अधिसूचना के परिप्रेक्ष्य में कार्मिकों के विभागाध्यक्ष माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रस्ताव बनाकर तथा प्रस्ताव को राजस्थान उच्च न्यायालय की फुल बेंच से पास करवाकर व संबंधित जिला न्यायालय लिपिकवर्गीय संस्थापन नियम 1986 में भी संशोधित करवाकर दिनांक 6 मई 2023 को राज्य सरकार को आदेश पारित करने हेतु भेजा जा चुका है। दिनांक 6 मई 2023 से आज तक 2 वर्ष पूर्ण होने पर भी राज्य सरकार द्वारा कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं और राज्य सरकार माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय की पूर्णपीठ से पारित आदेश प्रस्ताव की पालना सुनिश्चित नहीं कर रही है, जो कि संवैधानिक संस्था के आदेशों की अवज्ञा अवहेलना है। संवैधानिक संस्था माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश की अवहेलना राज्य सरकार द्वारा किए जाने पर अधीनस्थ न्यायालयों के समस्त कर्मचारियों द्वारा निर्णय लिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के प्रस्ताव आदेश की अवहेलना करने पर राज्य सरकार के विरुद्ध गुरुवार 17 जुलाई को चौथे दिवस भी लगातार संघ के प्रदेशाध्यक्ष सुरेंद्र नारायण जोशी एवं श्री ब्रिजेश कुमार शर्मा, पूर्व जयपुर जिलाध्यक्ष अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उसके उपरांत भी राज्य सरकार द्वारा पुनर्गठन बाबत कोई कार्यवाही नहीं की गई है। इसलिए 17 जुलाई को प्रदेश की आमसभा का आयोजन किया गया, जिसमें सभी जिलों के पदाधिकारियों द्वारा एकमत से यह निर्णय लिया गया कि कर्मचारियों का कैडर पुनर्गठन के आदेश प्राप्त नहीं होने तक राजस्थान प्रदेश के अधीनस्थ न्यायालय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समस्त कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन सामूहिक अवकाश पर रहेंगे, जिसकी पालना में सोमवार को न्यायिक कर्मचारी अवकाश पर रहे। इस मौके पर न्यायिक कर्मचारियों ने गेट नंबर 2 के सामने टेंट लगाकर राज्य सरकार व मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के खिलाफ नारे लगाए। संघ का नेतृत्व पूर्व अध्यक्ष ओम प्रकाश टाडा व प्रदेश प्रतिनिधि महेंद्र सिंह राजपुरोहित द्वारा किया गया। इस मौके पर जिला बार के अध्यक्ष अशोक सिंह रावत व पूर्व अध्यक्ष मोहन सिंह राठौड़ ने धरना स्थल पर पहुंचकर न्यायिक कर्मचारियों द्वारा की गई कार्यवाही का समर्थन करते हुए उनकी मांगों के अनुसार सुनवाई किए जाने तथा शीघ्र ही इस मामले का पटाक्षेप करने की बात कही व उनका हर संभव साथ व सहयोग देने की बात कही। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको लेके आया हूँ सेशन कोर्ट अजमेर में। यहाँ आप देख सकते हैं सभी न्यायिक कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश पर है। क्या कारण है, उनकी क्या मांगे हैं, राज्य सरकार ने क्या डिमांड की है,
इनके जो प्रदेश स्तरीय संगठन ने जो इनको निर्देश दिया है उसकी पालना करते हुए आज यहाँ सभी न्यायिक कर्मचारी स्वैच्छिक अवकाश पर बैठे हुए हैं और इसकी वजह से न्यायिक कार्य पूरा प्रभावित हो रहा है और यहाँ कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। क्या इनकी मांगे हैं, क्या इनकी समस्याएं हैं, इन सभी बातों के लिए मैं आपको कनेक्ट करवा रहा हूँ। यहाँ पे जो न्यायिक कर्मचारी संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हाड़ा जी, बताएं सर। हाड़ा जी, राजस्थान सरकार द्वारा 1 अप्रैल 2022 से राजस्थान के सभी विभागों में पदों का पुनर्गठन कर दिया गया और तुरंत आदेश जारी करके लागू कर दिया गया। 2023 में राजस्थान उच्च न्यायालय ने राजस्थान के अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारीगण एवं माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक कर्मचारीगण के लिए फुल बेंच से रिकमेंड करके पुनर्गठन हेतु राजस्थान सरकार को सन 2023 में भेजा, लेकिन राजस्थान सरकार की हठधर्मिता के चलते आज भी राजस्थान अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारियों का पदों का पुनर्गठन का जो आदेश जारी होना है वो आज दिनांक तक नहीं हुआ। इसीलिए दिनांक 14/7/2025 से राजस्थान न्यायिक कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष श्री सुरेंद्र नारायण जी जोशी व पूर्व जिलाध्यक्ष जयपुर श्री ब्रजेश जी शर्मा आमरण अनशन पर है एवं दिनांक 18/7/2025 से संपूर्ण राजस्थान के अधीनस्थ न्यायिक कर्मचारी संघ आज सामूहिक अवकाश सत्याग्रह पर है। धन्यवाद।